1933 में ग्राउचो मार्क्स की एक फिल्म आई थी डक सूप। फिल्म में रूफस नाम का एक राष्ट्रपति होता है जो फ्रीडोनिया नाम के देश को चलाता है, राष्ट्रपति है वहां का। अब रूफस एक मूर्ख है, नॉन सीरियस, झूठा और सेल्फिश आदमी। सोचिए, इस शख्स को बनाया गया है राष्ट्रपति। होता यूं है कि रूफस अपनी ही गलतियों, लापरवाहियों के चलते अपने देश फ्रीडोनिया को एक दूसरे देश के खिलाफ जंग में धकेल देता है। ये एक अमेरिकन म्यूजिकल कॉमेडी थी जो क्या कहना चाह रही थी अब शायद लोगों को समझ में आ रहा होगा कि बंदर के हाथ में उस तरह दे दो तो वो खतरनाक हो जाता है, अपने लिए ही नहीं दूसरों के लिए भी। नेतन्याहू ने छोटी गंगा बोलकर ट्रंप को स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज में कुदा दिया है। अब यहां से कहां जाना है ना ट्रंप जानते हैं ना नेतन्याहू। नेतन्याहू का तो फिर भी ठीक है, ट्रंप के लिए जंग मन मुताबिक नहीं जा रही है। आज जंग का 27वां दिन है। वैसे तो ये बड़ा लंबा अरसा है, लेकिन कितना लंबा है आइए इसका एक अंदाजा आपको दे देते हैं। ट्रंप रिपब्लिकन पार्टी से आते हैं। एक और रिपब्लिकन राष्ट्रपति हुए जॉर्ज बुश। 2003 में 20 मार्च के रोज अमेरिका में जॉर्ज बुश के प्रेसिडेंट रहते हुए इराक पर चढ़ाई शुरू होती है। 9 अप्रैल यानी जंग के 21वें दिन बगदाद पर अमेरिकी झंडा लहराने लगता है। वो जो 2 बड़ी तलवारें हैं उसके नीचे अमेरिकी टैंक जाके खड़े हो जाते हैं। सद्दाम हुसैन का 24 सालों से चला रहा रिजीम चेंज हो जाता है। सद्दाम हुसैन दिसंबर में पकड़े भी जाते हैं। इसके बनिस्बत ईरान में पहले ही दिन सुप्रीम लीडर की जान चली गई। लेकिन तेहरान न सिर्फ अब भी इस्लामिक रिजीम की ही राजधानी है, बल्कि वहां बैठे लोग अमेरिका और ट्रंप से ऐसी भाषा में बात कर रहे हैं कि ट्रंप झुंझलाने के अलावा कुछ कर नहीं पा रहे। ट्रंप ने 23 मार्च यानी सोमवार को मार्केट्स खुलने से ऐन पहले ऐलान किया कि ईरान के साथ बात हो रही है। स्टॉक भी चढ़ गया। उस दिन उन्होंने कहा कि कंट्री ऑफ ईरान से वेरी गुड प्रोडक्टिव बात हो रही है। ईरान ने कहा कोई बात नहीं हो रही है। जब ट्रंप ने 15 पॉइंट का प्रपोजल दिया तो ईरान की तरफ से जवाब आया कि ट्रंप ये तय नहीं करेंगे कि लड़ाई कब खत्म होगी। 15 पॉइंट वाले प्रपोजल पर नहीं, ईरान के 5 पॉइंट वाले प्रपोजल पे बात करो। जब से ट्रंप आए थे वो दूसरों के मजे ले रहे थे। कभी ट्रूडो को गवर्नर कह रहे थे, कभी साउथ अफ्रीका के डेलीगेशन को व्हाइट जेनोसाइड की कहानी सुना रहे थे, तो कभी जेलेंस्की के कपड़ों पर टिप्पणी कर रहे थे व्हाइट हाउस में बिठा के। अपने सोशल मीडिया पर कभी इमैनुअल मैक्रों को गरिया रहे थे तो कभी भारत को डेड इकॉनमी कह रहे थे। ईरान ने क्या किया? ईरान ने ट्रंप की इसी गोली को लिया, उसे पीसा, फिर एक चम्मच पानी लिया और उसमें घोलकर ट्रंप की नाक दबाकर ये चम्मच उनके मुंह में ठूस दिया। वैसे जैसे बचपन में मम्मी कड़वी दवा पिलाती थी। बच्चा रोता था लेकिन उसे कड़वी दवा गटकनी तो पड़ती थी। ट्रंप की खुद की पार्टी के लोग उनसे सवाल पूछ रहे हैं। एक तरफ बातचीत चल रही, दूसरी तरफ ट्रंप के मरीन हर घंटे फारस की खाड़ी के करीब जा रहे हैं, यानी ग्राउंड इन्वेजन की तैयारी है। लेकिन अमेरिका की संसद पूरी तरह इसके खिलाफ है। ट्रंप को लगा था कि ईरान पर बम मारने के बाद चिकनी चुपड़ी बातें करके डील हम कर लेंगे और ऐलान फतेह भी हो जाएगा, लेकिन ऐसा हो नहीं पा रहा। तो अब उनके सुर बदल रहे हैं। जिस ट्रूथ सोशल पर ट्रंप कभी वेरी गुड प्रोडक्टिव बात की जानकारी देते थे, अब उसी पर लिख रहे हैं कि ईरान तो मेरे सामने गिड़गिड़ा रहा है, बेगिंग सीरियस हो जाना चाहिए वरना फिर मौका नहीं मिलेगा। एक दूसरे ट्रूथ सोशल पोस्ट में ट्रंप ईरान को लूनेटिक नेशन लिख रहे हैं और नेटो पर भड़ास अलग से निकाल रहे हैं। अजीब स्थिति है। एक ऐसा देश जो बकौल ट्रंप लूनेटिक नेशन है, उनके आगे गिड़गिड़ा रहा है, बैक कर रहा है, और जो ट्रंप के शब्दों में मिलिटरीली ऑब्लिटरेटेड है, निस्तनाबूत हो चुका है, उससे लड़ने के लिए ट्रंप को नेटो का साथ चाहिए। उसे तो ट्रंप को अपनी कांख में दबाकर मसलना चाहिए। तो आज हम यही समझने की कोशिश करेंगे कि ट्रंप की बातों और जंग के मैदान से आ रही सूचनाओं में इतना विरोधाभास क्यों है। क्या ट्रंप कुछ ऐसा जानते हैं जो दुनिया से छिपा है? अमेरिकी संसद के सपोर्ट के बिना ट्रंप ईरान पर वीकडेज में अटैक करेंगे या फिर मेरा शॉपिंग प्लान बर्बाद करने के मकसद से वीकेंड पर अटैक करेंगे? अमेरिकी मरीन्स जहाजों पर सवार होकर चल तो दिए हैं। इसे देखते हुए ईरान खर्ग आइलैंड पर क्या क्या तैयारी कर रहा है? फिर ईरान पर आएंगे। उन्होंने अपने प्रपोजल में अमेरिका से किन चीज़ों की मांग की है और क्या अमेरिका या दूसरी पश्चिमी ताकतें इस पर राजी होंगी? और जब हम आपसे इतनी सारी बातें कर ही लेंगे, इतना खर्चा हो जाएगा, तो पाकिस्तान के उस दावे की चर्चा भी करेंगे जिसमें उसने कहा कि हमारे कहने पर ईरान के विदेश मंत्री को इजरायल की हिट लिस्ट से हटाया गया। नमस्कार, स्वीकार कीजिए निखिल का आप खबरगांव का डेली इंटरनेशनल बुलेटिन राजदूत देख रहे हैं। ये बात सही है कि ईरान अमेरिका का जितना नुकसान करने का दावा कर रहा है, जितने वीडियो जारी कर रहा है,
वो उसके इंफॉर्मेशन वॉरफेयर या कहें वॉर प्रोपेगेंडा का हिस्सा भी है। इसलिए यह नहीं समझना चाहिए कि ईरान कह रहा है तो उसने अमेरिका का तेल निकाल ही दिया है। अमेरिका आज भी दुनिया का सबसे ताकतवर मुल्क है और अब भले नतीजों से वो दूर रहा हो इस लड़ाई में इतने दिन में, वो अब भी ईरान के लिए मुश्किल खड़ी कर सकता है। तो सवाल ये नहीं है कि अमेरिका जीत सकता है या नहीं, सवाल ये है कि किस कीमत पर यह होगा। और ये सवाल सिर्फ ईरानी प्रोपेगेंडा ने नहीं उठाया, अमेरिकी सांसद और अमेरिकी प्रेस दोनों जगह ये सवाल है कि ट्रंप अगर हॉर्मुज में मरीन्स भेज रहे हैं तो क्या उनके पास इसके लिए एक स्पष्ट रोड मैप है। नुकसान तो होगा, लेकिन क्या अमेरिका ने समुचित तैयारी की है। ईरान रोज तबाह हुए अमेरिकी जहाज़ों की लिस्ट जारी कर रहा है। अमेरिका को ऑब्वियसली इससे खास फर्क नहीं पड़ता, उसके पास पैसा है और जंग में नुकसान सहने का कलेजा भी। लेकिन अमेरिकी प्रेस भी इस चीज़ को मानती है कि जंग अमेरिका के लिए अच्छी नहीं चल रही है। ज़रूरत से ज़्यादा वक्त लग चुका है, ज़रूरत से ज़्यादा नुकसान हो चुका है और अमेरिका जंग से पहले जिस स्थिति में था इस सिचुएशन में, उससे फिसलकर नीचे ही आया है। पूरी दुनिया ऑयल शॉक झेल रही है। नेटो, जिसके मार्क रूटा कभी ट्रंप को डैडी कहते थे, अब तमाशबीन बना हुआ है नेटो। तो पश्चिम में भी जंग को लेकर सवाल ज़्यादा है, कॉन्फिडेंस कम। तो ट्रंप किस पैरेलल रियलिटी में जी रहे हैं। अमेरिकी मीडिया हाउस एनबीसी ने एक हैरत अंगेज दावा किया। उनका दावा है कि ट्रंप को यही लगता है कि सब ठीक जा रहा है। क्यों? क्योंकि हर दिन अमेरिकी फौज ट्रंप के लिए एक छोटा सा वीडियो बनाती है, एक मॉन्टाज होता है बेसिकली, और उसमें एक दो दिन पहले के जो सक्सेसफुल अटेम्प्ट्स होते हैं, अटैक्स होते हैं, उसकी क्लिप्स वो जोड़ते हैं। बहुत सारी चीज़ें उड़ती हुई दिखाई देती हैं। तो ट्रंप को लगता है कि वीडियो में तो हमने बहुत कुछ तबाह कर दिया, तो लोगों और मीडिया को ऐसा क्यों नहीं दिख रहा है भाई। ट्रंप रेस हॉर्स थ्योरी में विश्वास रखते हैं, यानी जो आदमी तेजी से आगे बढ़ता दिख रहा है वही सक्सेसफुल है और उसका कारण उसके अच्छे जीन्स होते हैं। ट्रंप भी यही कहते हैं कि वो गुड जीन्स वाली कैटेगरी से हैं जो जन्म से ही बेस्ट होते हैं और उनकी सफलता का भी यही कारण है। शायद इन्हीं जीन्स की वजह से ईरान उन्हें अपना सुप्रीम लीडर बनाने के बारे में सोच रहा है। हम ऐसा मजाक में नहीं कह रहे हैं, खुद ट्रंप ने कहा। 25 मार्च को ट्रंप ने एक इवेंट में कहा कि ईरान के लोग उन्हें अपना सुप्रीम लीडर बनाना चाहते हैं, लेकिन उन्होंने मना करके कहा नो थैंक्स, ये कह के कि उनको ये पद नहीं चाहिए। इसके अलावा ट्रंप ने यह भी कहा है कि ईरान अमेरिका से बातचीत कर रहा है लेकिन खुलकर मानने से डर रहा है। ईरान को लगता है कि अगर वो ऐसा कह देगा तो उसके अपने ही लोग उसके खिलाफ हो जाएंगे, या जो रिजीम में लोग बात कर रहे हैं, और अमेरिका से भी उन्हें खतरा हो सकता है, इजराइल से। ये स्टेटमेंट ट्रंप ने दिए हैं। कुछ छूट लेकर कहा जा सकता है कि ट्रंप की इन बातों में जरूर कुछ दम है, क्योंकि ईरान भले कहता रहे कि वो बात नहीं करता, बात नहीं करना चाहता शैतान से, ट्रंप के हिसाब से जंग नहीं बंद करेंगे, लेकिन सच्चाई यही है कि ईरान लगातार इतना नुकसान नहीं झेल सकता है जितना उनका भी हो रहा है। उनका भी अपना एक एंड गेम है और इसके लिए बात तो उन्हें भी करनी पड़ेगी और अमेरिका से करनी पड़ेगी, वो कर भी रहे होंगे। खैर, ट्रंप के सुप्रीम लीडर वाले दावे से पहले पेंटागन ने ईरान जंग को लेकर एक ब्रीफिंग की थी, जिसमें दोनों पार्टीज, वहां पे डेमोक्रेट और रिपब्लिकन से दोनों पक्षों के नेताओं को बुलाया गया था। इस ब्रीफिंग के बाद ट्रंप की ही रिपब्लिकन पार्टी के नेता उनसे दूर होते, फ्रस्ट्रेट होते नजर आ रहे हैं। उनका कहना है कि उन्हें नहीं बताया जा रहा है कि जंग का असली मकसद क्या है, कितना खर्च आएगा और आगे का प्लान क्या है, और उन्हें उनके कई सवालों के जवाब नहीं दिए गए। नाराजगी इसलिए भी है क्योंकि अब तक रिपब्लिकन पार्टी ने ट्रंप को बिना ज्यादा सवाल किए युद्ध चलाने की छूट दी हुई थी, लेकिन एक महीने बाद भी जब कुछ अचीव होते दिख नहीं रहा है तो अब उनके अंदर भी डाउट आ रहा है। रिपब्लिकन नेता है नैन्सी मेस, अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखती हैं, अभी अभी ईरान पर हुई मीटिंग से बाहर आई हूं और साफ कहती हूं, मैं ईरान में ग्राउंड इन्वेजन के लिए सैनिक भेजने का समर्थन नहीं करती, खासकर इस ब्रीफिंग के बाद तो बिल्कुल नहीं करूंगी। ट्रंप अपनी पार्टी का ही विश्वास खो रहे हैं, वो भी तब जब उन्हें ईरान जंग के लिए $200 बिलियन का फंड और पास कराना है। ये कांग्रेस से होगा। ऐसी बातें जब बाहर आ रही हैं तो अमेरिका में जो फोर्सेस में रह चुके लोग हैं, वेटरन्स, वो भी अपनी बात रख रहे हैं। अमेरिका की आर्मी में रहे ऑफिसर डैनियल डेविस एक्स पर लिखते हैं कि नैन्सी की बात साफ इशारा करती है कि आज सरकार ने कांग्रेस के नेताओं को बता दिया कि ईरान की ज़मीन पर सैन्य कार्रवाई लगभग तय मानी जा रही है, लेकिन सच ये है कि कुछ हजार मरीन और एयरबोर्न सैनिक भेजकर कोई बड़ा स्ट्रेटेजिक टारगेट हासिल नहीं किया जा सकता है। टैक्टिकल सक्सेस हो सकती है, स्ट्रेटेजिक टारगेट्स नहीं मिलेंगे। इससे न तो स्ट्रेट खुलेगी, हॉर्मुज की बात कर रहे हैं, नहीं ईरान की सरकार गिरेगी, झुकेगी। वो आगे लिखते हैं कि ऐसे मिशन में सैनिकों को भेजना जहां जीत मुमकिन ही नहीं है, बेहद गलत और गैर जिम्मेदाराना फैसला है। अगर राष्ट्रपति ऐसा आदेश देते हैं तो जो भी जाने जाएंगे वो देश की रक्षा के लिए नहीं, बल्कि एक व्यक्ति के ईगो और जिद को पूरा करने के लिए होंगी। इसे किसी भी तरह से सही नहीं ठहराया जा सकता।
अगर किसी सैनिक का परिवार ये देखे कि उसके अपने बच्चों को सिर्फ एक व्यक्ति की चाहत के लिए मौत के मुंह में भेजा जा रहा है तो उनका गुस्सा होना जायज़ है, और सच कहें तो हर नागरिक को गुस्सा आना चाहिए। अगर हमारे नेताओं के फैसलों में सैनिकों की जान की इतनी कम कीमत समझी जा रही है तो मतलब अमेरिकी जनता पार्टियां सब युद्ध के खिलाफ हैं, लेकिन व्हाइट हाउस कह रहा है कि हमें कांग्रेस की ऑफिशियल परमिशन की जरूरत ही नहीं है। वॉर ही कहां डिक्लेयर की है। पार्टी मेंबर्स को जो जानकारी दी गई थी वो कर्टसी के तौर पर दी गई। ये युद्ध नहीं बल्कि मिलिट्री ऑपरेशन है। इसी मिलिट्री ऑपरेशन के खिलाफ ईरान अपनी तैयारी भी कर रहा है और प्रस्ताव भी भेज रहा है। ट्रंप ने पाकिस्तान के जरिए जो 15 पॉइंट का अग्रीमेंट भेजा था उसके बदले ईरान ने 25 मार्च को 5 ही पॉइंट का अग्रीमेंट शेयर किया। अग्रीमेंट में ईरान साफ कह रहा है कि युद्ध कब खत्म होगा ये वही तय करेगा, अपने समय और अपनी शर्तों पर तय करेगा। 5 शर्तें हैं। युद्ध में हुए नुकसान का पक्का मुआवजा मिले, सभी तरह के हमलों और टारगेटेड किलिंग्स का अंत हो, भविष्य में दोबारा युद्ध न हो इसकी पक्की गारंटी हो, पूरे इलाके में ईरान और उससे जुड़े सभी ग्रुप्स के खिलाफ युद्ध खत्म किया जाए, और आखिर में स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज पर ईरान के अधिकार को अंतर्राष्ट्रीय मान्यता दी जाए। हॉर्मूज को लेकर ईरान ने यह भी कहा है कि मिडल ईस्ट में तनाव के बावजूद ये रास्ता भारत, चीन, रूस, पाकिस्तान, इराक जैसे मित्र राष्ट्रों के लिए खुला रहेगा। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची ने ईरानी न्यूज़ चैनल पर बताया कि कई देशों और जहाज मालिकों ने उनसे संपर्क किया है, सेफ रास्ता देने की मांग की है। ऐसे में जिन देशों को ईरान अपना दोस्त मानता है उनके जहाज़ों को ईरानी सेना सुरक्षित रास्ता दे रही है। भारत और कुछ दूसरे देशों के जहाज इस रास्ते से गुजर भी रहे हैं और आगे भी, यहां तक कि युद्ध के बाद भी ऐसा ही जारी रहेगा, ये अराक्ची ने कहा। इस प्रपोजल के साथ ईरान खर्ग आइलैंड पर अपनी तैयारी भी कर रहा है। करनी भी चाहिए, क्योंकि ट्रंप चाहे जितने बाहर से मजाकिया लगें या लोग उनका मजाक बनाएं, उनकी धमकी को बहुत लोग सीरियसली लेते हैं, उनके नेटो एलाइज भी। जब ट्रंप ने कहा कि अमेरिका ग्रीनलैंड पर कब्जा कर लेगा तब डेनमार्क ने पूरी तैयारी की थी। बीबीसी की रिपोर्ट के मुताबिक जनवरी 2026 में डेनमार्क ने अपने सैनिकों को ग्रीनलैंड भेजा था, क्योंकि उन्हें डर था कि ट्रंप वहां कब्जा करने की कोशिश न कर दें। सैनिकों को इस हद तक तैयार किया गया कि अगर हालात बिगड़े तो एयरपोर्ट के रनवे उड़ा दें ताकि अमेरिकी जेट्स वहां न उतर सकें। यहां तक कि जंग में घायल होने वाले लोगों के लिए खून की सप्लाई का भी इंतजाम किया गया था। सोचिए, नेटो एलाइज के बीच में यह सब हो रहा है। जब अमेरिका ने वेनेजुएला में मदुरो को पकड़ा तब डेनमार्क को लगा कि अमेरिका ऐसा कदम कहीं और भी उठा सकता है। इसी के तहत ग्रीनलैंड में डेनमार्क, फ्रांस, जर्मनी और बाकी देशों के सैनिक भेजे गए। तो ये तो नेटो एलाइज की तैयारी थी, जब अमेरिका ने सीधे वहां कुछ भेजा भी नहीं था। ईरान की सिचुएशन क्या है? अमेरिका 7000 से भी ज्यादा मरीन्स, 2 एम्फीबियस बैटल ग्रुप्स आप कह लीजिए, बाद में 3 भी हो जाएंगे, और 82nd एयरबोर्न के पैराट्रूपर्स को भी गल्फ की तरफ भेज रहा है, पर्शियन गल्फ की तरफ। इसके अलावा जो हथियार एड के तौर पर यूक्रेन को जाने थे उनको भी वेस्ट एशिया की तरफ अब डाइवर्ट किया जा रहा है। ऐसे में ईरान का डर लाजमी है। दूध का जला वैसे भी छाछ को फूंकता है। CNN की रिपोर्ट के मुताबिक पिछले कुछ हफ्तों से ईरान खर्ग आइलैंड पर जाल बिछा रहा है, वहां और सैनिक और एयर डिफेंस सिस्टम तैनात कर रहा है। ईरान ने इस आइलैंड की सुरक्षा को कई लेयर में बनाया है। वहां मैन पैड्स तैनात किए गए हैं जो कंधे से दागी जाने वाली मिसाइल होती है। इसके अलावा ईरान ने आइलैंड के आसपास, खासकर समुद्री किनारे पर, एंटी पर्सनल और एंटी आर्मर माइंस भी बिछाई हैं, ताकि अगर अमेरिकी सैनिक या अमेरिकी टैंक समुद्री रास्ते से आते हैं तो उनको होल्ड किया जा सके। लेकिन क्या इस तरह का ऑपरेशन जरूरी है? क्योंकि अगर अमेरिका इस आइलैंड पर कब्जा करता भी है तो इससे हॉर्मुज स्ट्रेट और एनर्जी मार्केट पर किसी तरह की पकड़ तो खत्म होगी नहीं। ईरान की ज्योग्राफी तभी भी उनको फेवर करेगी, और ईरान ड्रोन और मिसाइल से हमला तो खर्ग पर भी कर देगा, जिससे अमेरिकी सैनिकों की ही मौत होगी। एक पूर्व नेटो कमांडर CNN को बताते हैं कि ईरानियंस आर क्लेवर एंड रूथलेस। ईरान अमेरिका को ज़्यादा से ज़्यादा नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेगा। ईरान की संसद के स्पीकर गालिबाफ ने भी चेतावनी दी है कि अगर किसी ने उनके किसी द्वीप पर कब्जा करने की कोशिश की तो कड़ा जवाब मिलेगा। मतलब बल तो किसी का नहीं जा रहा है, अमेरिका का भी नहीं जा रहा है, ईरान का भी नहीं जा रहा है। ट्रंप ने जो शर्तें ईरान पर ला दी हैं वो किसी भी ईरानी सरकार के लिए मानना मुश्किल है। 12 डे वॉर, यूक्रेन वॉर और अभी वाली वॉर, तीनों जो प्रसंग हैं जंग के, एक ही चीज बताते हैं कि संप्रभुता की रक्षा बस ताकत से ही हो सकती है। ईरान से कहा जा रहा है कि आप बम का सपना भी छोड़िए, मिसाइल्स का सपना भी छोड़िए। ये ईरान के लिए एक मुश्किल डील होगी। अब ईरान ने भी जो मांग रखी है उसमें भी आप कुछ जिद को रीड कर सकते हो। जिद की बात कर रहे हैं, जैसे हॉर्मुज के रास्ते पर स्थायी कंट्रोल और उसको अंतर्राष्ट्रीय मान्यता। सिर्फ अमेरिका के लिए नहीं, बाकी दुनिया के लिए भी बहुत अच्छा ये नहीं होगा। तब ईरान ये जिद कर क्यों रहा होगा? क्या वो ये हॉर्मुज वाला जो कार्ड है या जो ज्योग्राफी वाला कार्ड है उसको ओवरप्ले कर रहा है? दिक्कत सिर्फ बातचीत की शर्तों में नहीं आ रही, असली दिक्कत है कि दोनों ही पक्ष खुद को जीता हुआ मान रहे हैं या जीतता हुआ मान रहे हैं।
अमेरिका का कहना है कि ईरान को उन्होंने हरा ही दिया है क्योंकि लगातार हमलों से ईरान की सेना और सिस्टम को बहुत नुकसान हुआ है। लेकिन शायद ट्रंप ये नहीं समझ पा रहे हैं कि ईरान इस लड़ाई को कैसे देख रहा है, उनका पर्सपेक्टिव क्या है। ईरान के लिए जीत का मतलब ये नहीं है कि वो अमेरिका को हरा दें, बल्कि वो सिर्फ अपने सिस्टम को प्रिजर्व रखने को ही जीत की तरह देखेगा। फिर ईरान जानता है कि बड़ी मुश्किल से तो ऊंट पहाड़ के नीचे आया है, बात कर रहे हैं कम से कम, तो इस मौके को पूरी तरह भुनाया जाए, इसलिए वो हॉर्मुज वाली बात पर इतना अड़े हुए हैं कि एक बहुत बड़ा टारगेट दो ताकि उसके नीचे कुछ कुछ अचीव किया जा सके। तो इस माहौल के बीच यूएस मरीन्स ईरान की ओर बढ़ रहे हैं और ईरान के टॉप लीडरशिप में कम से कम जो फॉरेन मिनिस्टर हैं उनके अब्बास अरागची, वो नेगोशिएशन की बातों को नकार रहे हैं। रॉयटर्स ने अपनी रिपोर्ट में लिखा है कि एक पाकिस्तानी सूत्र ने दावा किया कि उनके कहने पर इजरायल ने ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची और संसद के स्पीकर मोहम्मद बाक़र गालिबाफ को अपनी हिट लिस्ट से हटाया। अब आप पूछेंगे कि इजरायल और पाकिस्तान में तो हुक्का पानी बंद है, फिर इनकी बात कैसे हुई होगी। तो दावा यह किया गया है कि पाकिस्तान ने पहले बात यूएस को बताई। ये थ्योरी दी जा रही है कि इजरायल के पास दोनों नेताओं की लोकेशन थी और उन पर हमला करना चाहता था, लेकिन पाकिस्तान ने अमेरिका से कहा कि अगर अरागची को मार दिया गया तो फिर बातचीत करने के लिए कोई नहीं बचेगा, जिसके कारण ये दोनों नेता बचे। पाकिस्तान रॉयटर्स पर यह सब पढ़कर खुश हो सकता है कि चलो कभी तो अपनी खबर पॉजिटिव टोन में चली कि हमारी भी चल रही है, वरना क्या पूरे टाइम तालिबान, टीटीपी, अफगानिस्तान ही छपता रहता है। खैर, अमेरिका ने तो ईरान पर हमले करना अभी रोका है, लेकिन बीबी लगातार ईरान पर अटैक कर रहे हैं। इजरायल ने दावा किया है कि उन्होंने आईआरजीसी के नेवल कमांडर अली रजा तंगसीरी को एक एयर स्ट्राइक में मार दिया। टाइम्स ऑफ इजरायल के मुताबिक हमला साउथ ईरान के शहर बंदर अब्बास में हुआ है। बंदर अब्बास से आपको नाम से ही समझ में आता है, बंदरगाह है वहाँ। तंगसीरी उस ऑपरेशन को संभाल रहे थे जिसमें हॉर्मुज को बंद करने की कोशिश की जा रही थी। तंगसीरी आईआरजीसी की नेवी के चीफ थे। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत ईरान इराक वॉर के दौरान की थी और धीरे धीरे ही रोज अप टू द रैंक्स, ऊंचे पदों पे गए। 2010 से 2018 तक वो डिप्टी कमांडर रहे और उसके बाद पूरी नेवल फोर्स की कमान आ गई। हालांकि अभी तक ईरान की तरफ से आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन इजरायल का दावा है, संभवतः इजरायल जो दावा कर रहा है वो सही भी है। इजरायल ईरान पर हमले कर रहा है और बदले में ईरान भी इजरायल के साथ साथ दूसरे खाड़ी देशों पर हमला कर रहा है। जीसीसी यानी गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल के मेंबर्स ये बार बार कह रहे हैं कि ईरान की तरफ से हमले रेड लाइन को क्रॉस कर रहे हैं और इन्हें रोका जाना चाहिए। लेकिन ईरान ने साफ कहा कि जब तक इजराइल की ओर से खतरा नहीं बंद होगा तब तक आपके ऊपर बम गिरेंगे। ईरान और इजराइल की जंग जारी है। हॉर्मुज कुछ देशों के लिए खुला है, पर दुनिया के ज़्यादातर देशों में पैनिक की स्थिति अभी भी है। भारत सरकार ने इसी पैनिक को एड्रेस करते हुए पीआईबी के हवाले से पेट्रोल और डीजल की शॉर्टेज को लेकर एक प्रेस रिलीज जारी कर दी है। सरकार का आधिकारिक बयान है, आपको बता देते हैं। सरकार का कहना है कि अभी देश में तेल की कोई कमी नहीं है, इसलिए लोगों को घबराना नहीं चाहिए। भारत के पास कुल मिलाकर 74 दिनों का तेल स्टॉक करने की क्षमता है, ये हमारी कैपेसिटी है। अभी 60 दिन का तेल हमारे पास है। इसमें क्रूड ऑयल है, जो रिफाइंड पेट्रोल केमिकल्स हमारे पास में है, पेट्रोल, डीजल, एटीएफ वगैरह वो है। फिर ज़मीन के नीचे बने हमारे कुछ स्ट्रेटेजिक रिजर्व भी है, वो भी है। वेस्ट एशिया में चल रहे तनाव के बावजूद 27 दिन बीत जाने के बाद भी देश के पास लगभग 2 महीने तक आराम से चलने लायक तेल है। सरकार ने आगे के लिए भी पहले से तेल खरीदने की व्यवस्था की हुई है, जिससे आने वाले महीनों में दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इन्हीं जानकारियों के साथ हम रिया का लिखा राजदूत कंक्लूड करते हैं। इसे सर्वेश ने रिकॉर्ड किया था। आप देखते रहिए खबरगांव।